हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड, जहां हम देखेंगे ब्रिटिशर ने कैसे इंडिया पर इतने सालों तक राज किया एंड हाउ वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। लेट गेट स्टार्टेड। तो ब्रिटिशर आए थे इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए इन द ईयर 1600 और वो एक कंपनी के फॉर्म में आए थे। वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब वो आए तो इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के हर पार्ट को कैप्चर करना शुरू कर दिया। और ये मेजर चेंज कब देखा गया? दो इम्पॉर्टेंट बैटल्स के बाद। तो पहला इम्पॉर्टेंट बैटल था बैटल ऑफ प्लासी, जो हुआ था 1757 में, और दूसरा बैटल था बैटल ऑफ बक्सर, जो हुआ था 1764 में। और इन दोनों बैटल्स को जीता किसने था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था इन दोनों बैटल्स को। जीतने के बाद एक फेमस ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि हुई थी 1764 में, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिए गए। दीवानी राइट्स क्या थे? जिसमें ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी गई थी, आप बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन 3 एरिया से रेवेन्यू कलेक्ट मीन्स टास्क कलेक्ट कर सकते हो। तो इनको राइट्स दे दिए गए थे रेवेन्यू कलेक्शन एंड सिविल जस्टिस का। देखिए, दीवानी राइट्स मिलने से पहले ट्रेड कैसे होती थी? ब्रिटिशर्स मसाले खरीद के लेके जाते थे इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से गोल्ड लेकर आते थे इंडिया में। तो इंडिया में पैसा आ रहा था, तो ऐसे ट्रेडिंग हो रही थी। लेकिन दीवानी राइट्स मिलने के बाद क्या हुआ था? वो हमारे देश का पैसा ही लेकर ही और हमारे ही देश से मसाले लेकर इंग्लैंड भेज रहे थे। मीन्स उन्होंने हमें लूटना शुरू कर दिया था। वक्त से अब हम 1857 में होता क्या है? एक रिवॉल्ट, जिसे सफाई म्यूटनी भी कहते हैं, उसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया था। उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे तरीके से हटा दिया गया था, और उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल किसने ले लिया था? ब्रिटिश क्राउन ने। मीन्स ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट इंडिया पर कंट्रोल ले लिया गया था, और ये चलेगा 1947 तक। इसीलिए हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा द कंपनी रूल और दूसरा पार्ट होगा द क्राउन रूल, मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल। फर्स्ट है द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक। रेगुलेटिंग एक्ट जो हमारा है वो फर्स्ट एक्ट है। इस एक्ट के नेम से ही आप समझ सकते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। इस एक्ट का पर्पस मीन्स टू रेगुलेट समथिंग। किसको रेगुलेट करना? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये एक्ट पास की थी फॉर द रेगुलेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस एक्ट के मेन फीचर्स भी हैं। पहला फीचर है कि इसमें गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट की गई थी, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने थे? वारेन हेस्टिंग। दूसरा फीचर ये था, इसमें सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश कर दिया गया था, जो कि 1774 के अंदर एट कोलकाता। ये एक्ट था 1773 का, और एक साल बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दिया गया था, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस थे और 3 जज थे। और पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? सर एलिजा एम्पे। हमारा दूसरा एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट को उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के नेम पर रखा गया था, जो कि थे विलियम पिट। इस एक्ट में एक ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस एक्ट के आने से पहले क्या होता था? एक ही बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स एंड कमर्शियल अफेयर्स दोनों को ही हैंडल कर रही थी। पर इस एक्ट के आने के बाद एक बॉडी को और क्रिएट किया गया, जो कि थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगी वो मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स, एंड जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो करेंगे कमर्शियल अफेयर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्रिटिश क्राउन मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही थी, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उसको रिप्रेजेंट कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। मीन्स अब सिर्फ उन्हीं के पास ट्रेड रह गए थे। हमारा तीसरा एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813।
इस एक्ट को द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813 बोला जाता है, क्योंकि फाइनली इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म हो गई थी। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, उसके पास सारे पावर्स थे, तो उसके पास मोनोपोली थी इंडिया में। वही मोनोपोली ख़त्म की 1813 में, बट कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं की गई थी। और वो कम्प्लीटली अबॉलिश इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि अभी भी इंडिया और चाइना के पास टी का ट्रेड चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। हमारा नेक्स्ट एक्ट है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट में अब हुआ क्या था, जो बची कुची मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो भी ख़त्म कर दी गई थी। जो ट्रेड चल रहा था ना चाइना और इंडिया के साथ, वो भी कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। जब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई इस एक्ट में, वो थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखना। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और इंडिया में, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें याद रखना है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो है वैरन हेस्टिंग, और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब इस एक्ट में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई वो क्या थी? इंडियन लॉ कमीशन एस्टेब्लिश हुआ, और इस लॉ कमीशन का काम क्या था? इंडियन लॉ को कोडिफाई करना। और जो इस लॉ कमीशन के जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। जो हमारा नेक्स्ट एक्ट है द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट में क्या हुआ, क्या इम्पोर्टेंट हुआ? जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उनको सेपरेट कर दिया गया। फर्स्ट टाइम एक सेपरेट एंटिटी बनाई जा रही थी जिसको बोला गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोला गया। मतलब ये पर्सनली पार्लियामेंट था। क्यों था? क्योंकि इसके अंदर टोटल 6 मेंबर थे, जो कि 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव ही थे। कहाँ से थे? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से थे, और जो 2 थे वो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे। तो इसको मिनी पार्लियामेंट इसीलिए बोला गया था क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉ बनाने के लिए एक सेपरेट एंटिटी बनाई जा रही थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई थी? सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए भी ओपन कर दी गई थी। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है द क्राउन रूल। अब शुरू हुआ 1857 का रिवॉल्ट, जिसे हम सफाई म्यूटनी भी कहते हैं। तो यहाँ बेसिकली फर्स्ट फेज ख़त्म हो गया, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1773 टू 1853 मीन्स अब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया। अब हम पढ़ेंगे क्राउन रूल 1858 से 1947। मतलब यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया पर। तो इसमें सबसे पहला एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें सबसे पहले चेंज क्या हुआ था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बना दिया गया था वाइसरॉय ऑफ इंडिया। हमने पहले पढ़ा था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब इस एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बना दिया गया था? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब इसमें डबल गवर्नमेंट जो सिस्टम हमने पढ़ा था, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी पूरे तरीके से एबॉलिश कर दिया गया। क्यों कर दिया गया?
क्योंकि 1857 के बाद कंपनी को तो ख़त्म ही कर दिया गया, और कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसलिए इसे पूरी तरह अबॉलिश कर दिया गया था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड रूल, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इस एक्ट में क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्वॉल्व किया गया, बट एज दी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जहाँ पहले हमने पढ़ा था जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसमें 6 मेंबर थे, बट अब उन 6 मेंबर्स को इंक्रीज करके 12 मेंबर्स ऐड कर लिए गए, जिसमें से जो वाइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने 3 इंडियंस को ऐड किया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले थे राजा ऑफ बेनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला और तीसरे थे सर दिनकर राव। इन तीनों को ही ऐड किया गया। और तीसरा इस चीज़ में क्या हुआ था? एक पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था कि जितने भी मिनिस्टर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उन सबको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिया जाएगा। जो हमारा तीसरा एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट में हम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी कहते हैं। लॉर्ड मॉर्ली जो थे वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम। इस एक्ट को हम मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म इसलिए कहते थे क्योंकि फर्स्ट टाइम मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर मुस्लिम वोटर्स जो थे वो सिर्फ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को ही वोट कर सकते थे। बेसिकली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ से स्टार्ट कर दी गई थी। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो फर्स्ट इंडियन थे जिनका वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया। किसने अपॉइंट किया था? लॉर्ड मिंटो ने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना। और सत्येंद्र प्रसाद ने एज ए लॉ मेंबर ज्वाइन किया था वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। अब हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इस एक्ट को हम माउंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। माउंटेग्यू जो थे वो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। इस इंडिया के एंड जो लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड थे वो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे। इस एक्ट में देयारकी इंट्रोड्यूस की गई थी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखेंगे तो इट इज़ ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और मिनिस्टर्स थे। मीन्स 2 टाइप की क्लासेस थी। जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स थे उनको ब्रिटिश क्राउन ने अपॉइंट किया था, और जो मिनिस्टर्स थे वो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट हुए थे, और जितने भी मिनिस्टर्स थे वो सारे इंडियंस थे। मेन ऑब्जेक्टिव जो था इस एक्ट का वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को लाना था। इस एक्ट के थ्रू अब इस एक्ट को में हम पहली बार बायकैमरलिज्म मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए थे, जहाँ पर हमने पहले पढ़ा था ना
मिनी पार्लियामेंट जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको चेंज कर दिया गया, मतलब रिप्लेस कर दिया गया उसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर काउंसिलर में। बेसिकली दो हाउसेज होंगे, एक होगा अपर हाउस, दूसरा होगा लोअर हाउस, और इन दोनों हाउसेस में जितने भी मेंबर्स होंगे उनको कैसे चूज किया जाएगा, डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू। नेक्स्ट एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सोर्स है ये एक्ट। ये एक्ट तो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस एक्ट का जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्रीवियस एक्ट में हमने देखा था जहाँ पर दियारकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, वहीं पर इस एक्ट के अंदर दियारकी को अबॉलिश कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट है फेडरल कोर्ट 1937 में सेटअप कर दिया गया था जो कि अब दिल्ली में है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट किस एक्ट के थ्रू हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। हमारा नेक्स्ट एक्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। यह हमारा लास्ट एक्ट है। ऑन 20 Feb 1947 में जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के सर क्लाइमेट एटली, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इंडिया को छोड़ देंगे। बाय जून 30 मुस्लिम लीग ने डिमांड किया पार्टीशन। इट वाज बेस्ड ऑन फेमस माउंटबेटन प्लान, और इस प्लान को हम जून 3 प्लान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो इंडिया आए थे जून 3 को, एंड उन्होंने एक प्लान रखा था जो कि प्लान था पार्टीशन प्लान, और वो प्लान बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। मेन फीचर्स ऑफ एक्ट वर, जो ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया पर वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया था और भारत को आज़ादी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 में। पाकिस्तान ने पार्टीशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया था तो दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गई थी, एक इंडिया और दूसरी पाकिस्तान, ऑन अगस्त 15 1947 में। अब इन दोनों स्टेट्स को राइट्स था कि अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकते हैं बाय दी रूल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको 3 ऑप्शंस दी गई। अगर आपको पाकिस्तान ज्वाइन करना है तो आप पाकिस्तान करो, और इंडिया ज्वाइन करना है तो आप इंडिया ज्वाइन करो। अगर आपको इंडिपेंडेंट रहना है तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। एंड फाइनली ब्रिटिशर्स ने इंडिया को फ्रीडम दे ही दी। आखिर हमें आज़ादी मिल ही गई। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना।